नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आज का हमारा विषय रहेगा एक हुर्रियत नेता, एक अलगाववादी नेता जिसका नाम है यासीन मलिक। दोस्तों, यासीन मलिक के बारे में हम पूरा जानेंगे कि यासीन मलिक कौन है, कहां से है, यासीन मलिक क्या करता था जिसके कारण उसको हाल ही में उम्र कैद की सज़ा हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यासीन मलिक एक कश्मीरी मूल का एक क्रूर आतंकवादी व्यक्ति है जिसका JKLF का नेता है, जिसका फुल फॉर्म होती है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यानी एक मुक्ति मोर्चा बोल सकते हैं इसको। ये पाकिस्तान की गोद में बैठकर कश्मीर को एक अलग देश घोषित करने के लिए बात करता था और ये चाहता था कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने या कश्मीर उनके कहने अनुसार चले। ये इस तरह की बातें करता था, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर। दोस्तों, इसी तरह के विचारों के कारण ये युवावस्था में कश्मीर की सीमा पार करते हुए POK पहुंच गया, जहां पर इसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये 3 व्यक्ति को यहाँ पे लेके आया जिनके नाम थे हामिद शेख, अशफाक और तीसरे व्यक्ति का नाम था जावेद वानी। ये 3 व्यक्ति थे जिनको ये यहाँ पे लेके आया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे टेररिस्टों को की एक फौज तैयार कर दी। इन्होंने एक ट्रेनिंग देना शुरू किया लोगों को और एक गलत रास्ते की तरफ लोगों को, एक बहुत बड़े जन समुदाय को उस ओर मोड़ दिया इन्होंने। और इसी के तहत इन्होंने 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री सैयद मुफ्ती मोहम्मद की लड़की का नाम था दोस्तों रुबाया सैयद का इन्होंने अपहरण कर लिया था, जिसको सरल भाषा में बताऊं आपको तो महबूबा मुफ्ती की बहन बोल सकते हो उसको। उसका अपहरण कर लिया था इन्होंने और 1990 में इन्होंने 4 वायुसेना ऑफिसर्स और 1 आर्मी ऑफिसर्स को गोली मार दी थी। और एक वायुसेना ऑफिसर्स को गोली मारते वक्त इसने 28 गोलियां दागी थी उस पे। एक आर्मी वायुसेना ऑफिसर पर 28 गोलियां दागकर और इसने उसकी डेड बॉडी के पास डांस किया था, जश्न मनाया था। तो आप सोच सकते हो ये कितनी क्रूर दिमाग का व्यक्ति था, जो कि अभी जेल की सलाखों के अंदर पहुंच गया है। और 1990 में जब 1989 और 1990 में ये दोनों इन्होंने ये कारनामे किए, उसके बाद इस पे 65 मुकदमे दर्ज किए गए और इसको अगस्त 1990 में इसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इसको जम्मू कश्मीर की जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद जिस व्यक्ति पे 65 मुकदमे दर्ज किए गए हों, उस व्यक्ति को अगस्त 1994 में 1994 में उसको तत्काल रिहा कर दिया गया, यानी 4 साल के अंदर उसके कर्मों की सजा उसको दे दी गई। तो आप सोच सकते हो कि ये व्यक्ति जिसने इतने क्रूर कृत्य किए हों, उसको मात्र 4 साल की सजा मिली। और उसके बाद ये 2003 में उसके बाद इन्होंने 2003 में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था, आंदोलन का नाम सफर आजादी। दोस्तों, आंदोलन का नाम क्या था? सफर आजादी आंदोलन के तहत इन्होंने मांग रखी और गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि जब भी भारत और पाकिस्तान की बातें विश्व में कहीं भी हो तो हुर्रियत नेताओं का होना जरूरी है।
इसी आंदोलन से गवर्नमेंट पे दबाव बना और गवर्नमेंट ने इनको इस तरह की वार्ताओं में शामिल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप जानते होंगे, जैसे ही परवेज मुशर्रफ यहाँ आए तो सबसे पहले इन्हीं हुर्रियत नेताओं से उन्होंने वार्ता की थी। और उसके बाद इस तरह के व्यक्ति को एक हीरो दिखाना, इस तरह के व्यक्ति को एक समाज का नायक दिखाना, उसके लिए इन्होंने एक आपकी अदालत शो चलता है टीवी पे 2006 में, उसमें भी इसको शामिल किया गया, उसमें भी इसका इंटरव्यू लिया गया। तो वो आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति आतंकवाद की श्रेणी का व्यक्ति हो, उसको इतने बड़े शो में शिरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना न्यूज़ चैनल वालों को ज़रूरत थी कि इस तरह के व्यक्ति को शामिल किया जाए। बट वो उनका निजी चैनल है, तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों उसके बाद इसने 2009 में इसने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के निवास स्थान 7 रेस कोर्स में जाके मनमोहन सिंह जी से ये मुलाकात करता है। तो आप देख सकते हो, जो व्यक्ति इतने लोगों की हत्याओं में शामिल रहा हो और जिसने इतने बड़े व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग कैंप चलाए हों, वो व्यक्ति सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है, वो भी उसके निवास स्थान पर। उसके बाद इसने, यासीन मलिक ने 2009 के अंदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुसाल हुसैन से शादी की, जिससे कि इसको मार्च 2012 में रबिया सुल्ताना नाम की एक लड़की का जन्म, और मार्च 2013 में ये व्यक्ति पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान जाके ये मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ भूख हड़ताल पे बैठता है। क्यों बैठता है? भूख हड़ताल पे इसलिए बैठता है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी देने का फैसला सुनाया था, जिसके विरोध में ये हाफिज सईद के साथ जाके इस्लामाबाद में इसने भूख हड़ताल की थी। और उसके बाद जैसे ही ये सारा 2013 के बाद जैसे ही सरकार चेंज हुई और ये सारा वातावरण बदला, उसके बाद आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर एनआईए ने केस दर्ज करने शुरू किए। एनआईए ने जैसे ही केस दर्ज करने शुरू किए और इनकी फाइलें खोलना शुरू किया, तो दोस्तों उसके बाद इन्होंने 2019 में एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया और इसको तिहाड़ की जेल में लेके आए। और उसी हाफिज सईद को, जिसको कि एनआईए ने तिहाड़ की जेल भेजा, उसी हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार ह्यूमन राइट अवार्ड 2015 और ह्यूमन राइट अवार्ड 2021 देती, जिससे कि यासीन मलिक की वाइफ काफ़ी खुश होती, जो कि पाकिस्तान मूल की है खुद। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही 2022 आता है, तो इस यासीन मलिक के जो टेरर फंडिंग का जो केस चला, इस पे आईपीसी की धारा के तहत 9 मामले इस पे दर्ज किए गए थे, जिस पे एक में उम्र कैद, एक में 10 साल, एक में 5 साल, एक में 10,000 जुर्माना, इस तरह करके इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दोस्तों इस पे जैसे ही फैसला आने का हुआ, तो जम्मू कश्मीर का सभी इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई, केवल लैंडलाइन सेवा को जारी रखा गया, जिसके तहत जैसे ही फैसला आया तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होना शुरू हो गया। इस सजा के विरोध में भारत विरोधी नारे लगने शुरू हो गए, जिसमें कि 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और
जब कोर्ट इसको फांसी सुना रहा था, इसको उम्र कैद की सजा सुना रहा था, तो कोर्ट ने इससे पूछा कि क्या आप कबूल करते हो कि आपने गुनाह किया? तो इस व्यक्ति ने यह जवाब दिया कि यदि आजादी मांगना गुनाह है तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गुनाह किया। ये आर्मी ऑफिसर्स को मारना, आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करना, सरेआम हत्याएं करना, उनको ये लोग आजादी बोलते हैं और कोर्ट में इस तरह का बयान देते हैं। तो कोर्ट ने इसके जवाब में ये बोला कि क्या गांधी, इसने बोला था यासीन मलिक ने कि मैं अहिंसात्मक रूप से आजादी लेने का पक्षधर हूं, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि क्या महात्मा गांधी इस तरह की हत्याओं का समर्थन करते थे? तो इसने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बाकी ये कहकर ही उस जवाब को टाल दिया कि मैं अहिंसात्मक रूप से आजादी की मांग करता हूं। उसके बाद जैसे ही इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो लोगों ने वहां पे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिसमें कि 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब इस तरह के सवाल आना लोगों के मुंह में लाजमी है, लोगों की जुबान पे इस तरह के विचारों का आना लाजमी है कि इस तरह के कुकृत्य युक्त व्यक्ति को उम्र कैद की सजा ना देके फांसी पे क्यों नहीं लटकाया गया। तो दोस्तों, उसका कारण सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो समाज के युवा लोगों को भ्रमित कर चुके होते हैं, उनको मिसगाइडेड कर चुके होते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं, जिसके तहत वो रास्ते से भटक जाते हैं। और यदि इनको सीधे तौर पे फांसी की सजा दे दी जाती तो एक बहुत बड़ा इनका जो जन समुदाय इनसे जुड़ा हुआ है, जो कि एक आतंकवादियों का जो एक ग्रुप है, वो एकदम से कुछ भी मतलब जन समुदाय को कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए इसको अभी उम्र कैद की सजा दी गई है। और दोस्तों, आने वाले समय में आप देखोगे कि इसको फांसी की सजा भी होगी, क्योंकि अभी इस पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला है, अभी इस पे टेरर फंडिंग का केस चला है, देशद्रोह की संगीन धाराएं इस पे अभी नहीं लगी है, जिसका कि अब लगना शुरू हो जाएगा। और एक गृह मंत्री की लड़की का अपहरण करना, वायुसेना के 4 ऑफिसर्स को मारना, आर्मी ऑफिसर्स पे गोली चलाना, ये सभी मुकदमे अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में आप इस दुर्दांत आतंकवादी को फांसी के फंदे पे भी चढ़ता हुआ देखोगे। तो दोस्तों, मैं भी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।